प्रोनाउन की डेमो क्लास 1 में मैंने जो चीज़ें आपको समझाई, मैं इसलिए नहीं पढ़ाना चाहता आपको प्रोनाउन कि आप सिर्फ पेपर में कर सकें, बल्कि पेपर देने से पहले एक कॉन्फिडेंस, जिससे आपके मार्क्स प्रोनाउन में तो बढ़ेंगे, साथ ही अन्य जो टॉपिक्स होते हैं उसमें भी आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले अगर हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, अगर हमें लगता है कि हम कॉन्फिडेंस हैं अपने आप में, तो उस पेपर का मज़ा फिर दोगुना हो जाता है। तो मैं अपनी इस क्लास को बहुत डीप स्टडी मटेरियल के साथ में पढ़ा रहा हूं। तो कल की जो बातें मैंने आपको पढ़ाई, आज हमारी ये दूसरी डेमो क्लास और लास्ट डेमो क्लास है। क्योंकि कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कि सर हमने प्रोनाउन की पहली क्लास देख ली है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक डेमो क्लास और मिल जाए, क्योंकि उससे ये क्लियर हो जाता है कि क्या हमें इस क्लास की ज़रूरत है या नहीं, या कहीं ऐसा ना हो कि हम समझ ना पाएँ। तो मुझे लगा कि सही है, बेकार में आपके पैसे ख़राब जाएं तो अच्छा नहीं है। तो आज आप इस क्लास को और देख लो। और एक्चुअल बात जो है ना वो ये है कि जो शुरू में मैं इस क्लास में पढ़ा रहा हूँ, वो मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास में 10% मटेरियल पढ़ा चुका हूँ। जो इसका असली मटेरियल है वो तो हमें तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं क्लास में जाकर के मिलता है, लेकिन हम इतनी डेमो क्लासेस नहीं दे सकते। तो दिस इज द सेकेंड एंड लास्ट डेमो क्लास ऑफ प्रोनाउन। अब जो हमने कल की क्लास में आपको पढ़ाया वो था प्रोनाउन क्या होता। तो नाउन को इंडिकेट, नाउन को रिप्रेजेंट या नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी, अपने लिए आई, सामने वाले के लिए यू, ज़्यादा हैं अगर हम तो वी, सामने ज़्यादा है तो उसके लिए यू ही व्यवस्था है। और लड़का एक है तो ही, लड़की एक है तो शी, लड़के ज़्यादा है तो दे, लड़कियां ज़्यादा हैं तो दे, वस्तु एक है तो इट, वस्तुएं ज़्यादा हैं तो दे। और लास्ट में एक हु दिखाया हमने आपको। फिर हमने इस प्रोनाउन के केस बताए आपको। तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस, जिसमें मैंने दो लिस्ट आपको बनवाई, एक सब्जेक्टिव केस की और एक ऑब्जेक्टिव केस की। देखो, एक छत पे चढ़ने के लिए ना जीने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आप अगर उस जीने पर 50 बार भी चढ़ोगे तो आपको 51वीं बार चढ़ने के लिए अपना पैर पहली ही सीढ़ी पर रखना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे साथ है। मुझे पहुंचना तो छत पर है, मीन्स बहुत ही ऊंचाई पर लेके जाना है इस प्रोनाउन की क्लास को, फिर मॉडल की क्लास को, दोनों को इसी महीने में। लेकिन बच्चों, शुरुआत तो मुझे 0 से करनी पड़ेगी ना। तो ये लिस्ट जो है बोर्ड पे, ये एक्चुअल में प्रोनाउन का बेस है, पहली सीढ़ी है। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे हम। तो पहले इस लिस्ट को समझो, फिर इस लिस्ट के यूज को समझेंगे, फिर करेक्ट यूज ऑफ एवरी केस, हर केस का सही से यूज सीखेंगे हम। तो सब्जेक्टिव केस सिखाया, ऑब्जेक्टिव केस सिखाया। तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में एक नया शब्द जुड़ा, पर्सन। पर्सन मीन व्यक्ति। तो फर्स्ट पर्सन वो होता जो बोलने वाला होता है, जो अपने लिए अगर सिंगुलर है तो आई का इस्तेमाल करता, प्लूरल है अगर बोलने वाले तो वी का इस्तेमाल करता है। तो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन आई और प्लूरल फर्स्ट पर्सन वी। फिर सामने वाला जो होता लिसनर, उसके लिए हम यू का इस्तेमाल करते हैं। वो सामने एक हो या ज़्यादा हो उसके लिए यू ही आएगा। हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। फिर लड़का है अगर तो ही, ये थर्ड पर्सन है हमारा। लड़की है तो शी, ज़्यादा है तो दे, वस्तु है तो इट या बच्चा भी है तो इट, और हु, ये सब हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। फिर हमने इसके सामने लिखा ऑब्जेक्टिव केस। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू जो रहता है हमेशा, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, इट का ऑब्जेक्टिव केस सेम होता इट जैसे यू का होता, और हु का ऑब्जेक्टिव केस होम। यहां तक हमने आपको पढ़ा दिया। तो इस लिस्ट को छोटा छोटा करके साइड में लिखता हूं, और आज हम जाएंगे पजेसिव केस के बारे में और रिफ्लेक्सिव केस के बारे में। लेकिन एक चीज देखिए आपने, अभी तो मैं लिस्ट बनवा रहा हूं, इनके यूज नहीं सिखाए मैंने। इनके यूज को सीखना, एक एक जगह पर सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस की एनालिसिस करना, यही काम हमारा प्रोनाउन की क्लास में रहेगा। तो देखें जरा इधर,
हमने जब अपनी प्रोनाउन की क्लास सजानी शुरू करी तो एक आया सब्जेक्टिव केस, एक आया ऑब्जेक्टिव केस। आज हम बात करेंगे पजेसिव केस की और रिफ्लेक्सिव केस की। ठीक, तो सब्जेक्टिव केस में आप जानते हैं आई, वी, यू, ही, शी, दे और इट और हु। फिर ऑब्जेक्टिव केस में इसका है मी, इसका है अस, इसका है यू, सेम होता है ये इसकी तरह। इसका है हिम, इसका है हर, इसका है देम, इसका है इट, ये सेम होता है इसकी तरह। इसका है होम। तो अभी हम सिर्फ आपको इस लिस्ट को नोट करवाना है, इसके यूजेस, इसके इम्पोर्टेंस, इसकी एनालिसिस। और जब किसी भी एग्जाम पेपर में इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो हर वो क्वेश्चन जो प्रोनाउन से रिलेटेड है वो सोल्व करना है आपको। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है जिसका नाम प्रोनाउन है। और मैं बताऊं आपको, जब कभी सफल और असफल छात्रों की बात चलती है, मींस जो कामयाब होकर जॉब प्राप्त कर लेते हैं और जो असफल हो जाते हैं, उनमें एक बड़ा डिफरेंस तो है कंप्रीहेंशन का। यानी कि वो कंप्रीहेंशन से बड़े परेशान रहते हैं जो असफल होते हैं। उनके PQRS, क्लोज टेस्ट, पैसेज वगैरह कमज़ोर होते हैं, वो उसमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। दैट्स वाई उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। और दूसरे अच्छे तरीके से कर जाते हैं, वो निकल जाते हैं। एक केस और है, 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो अगर कमज़ोर रहेंगे तो आप सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। उनमें एक तो है प्रीपोजिशन, एक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और वो नरेशन वॉइस वो कर लेते हैं बच्चे। और एक प्रोनाउन भी उनमें से है। प्रोनाउन भी उनमें से है कि एक्चुअल यूजेज, करेक्ट यूजेज इसके नहीं पता होते बच्चों को, इसलिए थोड़ा परेशान रहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है उन बच्चों के लिए जिन्हें अपना सिलेबस पूरा करना है, जिन्हें कुछ करना है लाइफ में, जिन्हें एक पेपर दे करके एक जॉब प्राप्त करनी है, ऑफिस में बैठना, उनके लिए। तो इसे बहुत डीपली मैं स्टडी कराना चाहता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे साथ इस क्लास में जुड़ सकते हैं। वो हम लास्ट में बताएंगे आपको कि क्या करना है आपको इसके लिए। और ये मेरी लास्ट डेमो है। इसके बाद अगर कोई बच्चा बोलता है कि और डेमो सर, तो वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि हमारे पास 4-5 स्टूडेंट पहले ही दिन बिना वीडियो देखे, उनका भरोसा होता, क्लास को परचेज कर चुके हैं। अब ये डेमो उन्हें मिलेगी, आगे की वीडियोस भी उन्हें मिल जाएंगी। आपको चाहिए तो आपके लिए बताएंगे क्या करना आपको। अब यहाँ देखें आप ज़रा, जो हमारे पजेसिव केस हैं बच्चों, वो होते हैं 2, एक माई, एक माइन। पजेसिव केस 2 होते हैं, अस, आवर और आवर्स। यू का होता है योर और योर्स। हिम का होता है हिज और हिज, ये सेम है। और हर का होता है हर और हर्स, ये सेम है इससे। दे का होता है देयर और देयर्स। जरा ध्यान दें देयर पे और ये वाले देयर पे, तो दोनों में फर्क है। एक तो ये स्थान को रिप्रेजेंट करता, वहां आई विल गो देयर, आई वेंट देयर, ये वाला ये नहीं करता, ये तो अधिकार दिखाता। तो ये स्थान के लिए जो होता ना, मैं वहां गया, वो वहां गया, उसने मुझे वहां देखा, ये वाला होता वो। और एक ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाने वाला शब्द है जब किसी नाउन को किसी स्थान पर दिखाना हो। जैसे कहते नहीं है, एक जंगल में एक राजा था, तो जंगल में एक राजा था, जंगल में राजा को दिखाना है, या जंगल में शेर को दिखाना है, किसी गांव में किसान को दिखाना हो। तो देयर वाज ए लोयन इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में एक शेर था। एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती है, तो देयर लिव्स, ये देयर आएगा। तो जब सब्जेक्ट बनाना हो सिंगल शब्द को, तो वो देयर ये होता, ये अलग चीज है। दोनों का ध्यान रखना, आएगी इसकी बात बाद में। फिर इट का जो है हमारा, वो होता इट्स और इट्स। और मजे की बात ये है कि ये इसका नहीं होता, बस ये होता पजेसिव एडजेक्टिव। और भैया होम का होता है होज, और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। अब एक चीज़ देखो आप, ये पूरा तो है पजेसिव केस सब, लेकिन ये जो लिस्ट है हमारी ये वाली, इसका नाम अलग होता है, उसका नाम होता है पजेसिव एडजेक्टिव। इनके नाम से इसका आंसर आएंगे।
तो बच्चों हमने सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस को खोल रखा है, मतलब देख लिया अगर दिखने में कैसा। अब मैं पजेसिव केस की बात कर रहा हूं, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, और ये जो है हमारा ये लिस्ट जो है ये होती है हमारी एक नए नाम से जानी जाती है पजेसिव। अच्छा एक चीज देखिए आपने, पजेसिव ये भी है, पजेसिव ये भी है, क्योंकि ये पजेसिव है ना, लेकिन इसका नाम एडजेक्टिव है और इसका नाम पजेसिव प्रोनाउन है। इन दोनों के यूज में क्या डिफरेंस है? इसका नाम प्रोनाउन क्यों पड़ा, इसका नाम एडजेक्टिव क्यों पड़ा, क्या इन दोनों को एक दूसरे के बदले में यूज किया जा सकता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी डिस्कस आज करेंगे। फिर इसके बारे में भी ये कब आएगा, ये कब आएगा, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस क्या है, क्या इसकी जगह ले सकता, क्या ये इसकी जगह आएगा, ऐसी कुछ बातें वो भी होनी है। फिर रिफ्लेक्सिव केस देखते हैं, तो लिस्ट को पूरा कर लेते हैं आज। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन और सारे पजेसिव हैं ये। अब रिफ्लेक्सिव केस पर आएंगे तो ये है हमारा माई सेल्फ, ये तो होता। अच्छा इधर देखो आप, एक होता नाइफ, ये चाकू है, ठीक है। एक होता है लीफ, पत्ती। अब देखो ये एक पत्ती है, जो पत्ती होती है पेड़ों की, और अगर हमें पत्तियां कहना है तो हमें कहना पड़ेगा लीव्स, VES होगा इसका। नाइफ है चाकू एक, और अगर हमें ज़्यादा चाकू कहने तो क्या कहना पड़ेगा, नाइफ्स। यानी कि मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, F होता है ना लास्ट में, F सबको नहीं बोल रहा मैं, सिंगुलर प्लूरल में बोल रहा हूँ, और F क्या बनता हो, VES। तो F वाला होता है बच्चों सिंगुलर और VES वाला होता है प्लूरल। इसका ध्यान रखना आप, यही चीज़ यूज़ होगी हमारी यहाँ पे, यही चीज यूज होगी यहाँ पे। तो बताओ आई कैसा था, कल बताया था मैंने, सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ये प्लूरल है, देख लो, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता। अब आप कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब तो प्लूरल आती है। देखो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब तो प्लूरल है, लेकिन इसके अंदर व्यक्ति एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये दोनों काम करता। ये सिंगुलर है हमारा, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी नहीं। तो आई का जो होगा क्या होगा, माई सेल्फ। क्या आई का ये हो सकता है माई सेल्व्स, ये गलत है। ये सिंगुलर में एफ आएगा, प्लूरल में VES आएगा। तो आवर सेल्फ्स नहीं होता, आवर सेल्व्स होता, ठीक है। यहाँ प्लूरल, यहाँ सिंगुलर। और क्या बचा अब हमारा, योर सेल्फ। अब आज मैं इसका यूज सिखाऊंगा, और जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे ना, कोई क्लास परचेज मत करो, वो तो आपके खुद के डिसीजन होते हैं, उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है। ना ज़बरदस्ती करना कभी आप, ना किसी के कहने पे परचेज करना, अपने दिल से कि हाँ मुझे ज़रूरत है तो परचेज कर लेना, वरना कोई बात नहीं है, रोक देंगे क्लास आपकी। सुने अब, ये जो योर सेल्फ है हमारा, ये तब यूज़ करेंगे जब यू के अंदर एक व्यक्ति होगा। अब आप सोच रहे होंगे, जो पुराने स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, सर ये तो मैं कर चुका हूँ और ये क्लासेस तो मुझे पुरानी लग रही, तो 2 या 3 या 4 क्लासेस वो ही रहेंगी पुरानी वाली। उसके बाद जो मटेरियल होगा ना, वो एक्चुअल में जो प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव केस किस वर्ब के साथ आएगा, एवेंज, रिवेंज, अब्सेंट, प्रेजेंट, एंजॉय, एक्विट, कम से कम 15-16 मेन वर्ब हैं। इनके साथ रिफ्लेक्सिव केस क्यों आता, क्यों नहीं आता है, कंडीशंस क्या है उसकी, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरी नज़रों में प्रोनाउन का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आप क्लास परचेज करो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ सिलेबस पूरा करना है, और प्रोनाउन रह गया तो आपको मुसीबत हो जाएगी, परेशानी पड़ जाएगी आपके लिए। देखें अब इसे, तो योर सेल्फ जो है हमारा, ये सिंगुलर के लिए हो गया, और चूंकि ये दोनों होता तो इसके 2 रिफ्लेक्सिव केस होते हैं। एक होता है इसका योर सेल्व्स, ये प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर हो गया। अब आज जो मेरी क्लास में चर्चा का विषय है वो यही वाला है, ये भी पढ़ाऊंगा, टाइम लगेगा तो, लेकिन वो जरूर पढ़ाना मुझे कि कब वो यूज होगा, कब वो यूज होगा, कब एरर होगी। नीचे आते हैं तो फिर हिमसेल्फ, फिर आते हैं यहां पे तो ये होता हर सेल्फ, फिर यहां आते हैं तो ये देखो सिंगुलर है लड़का लड़की, और ये होगा प्लूरल, देम सेल्व्स। और फिर लास्ट में है हमारे पास में इट सेल्फ, क्योंकि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो बच्चों ये सिंगुलर है, तो देखो लास्ट में F लगा हुआ है वहां पे सेल्फ में, इसमें VES लगा हुआ है, इसमें दोनों लग देंगे, इसमें F लगा हुआ, इसमें F लगा हुआ, इसमें VES, इसमें F, क्योंकि ये सिंगुलर। इसका रिफ्लेक्सिव केस नहीं होता इसका, ये जो होता है ना हु, होम, हुज,
तो कभी मैं आगे फ्यूचर में पूछूं आपसे कि क्वेश्चन वर्ड ये तीनों, तो बोल देना इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ है, सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस, ये पॉजेसिव केस है। इसीलिए जब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ाते हैं ना हम, कोई पढ़ रहा हो आप में से मेरे पास, ये पढ़ चुका हो, तो आपको वहां समझ में आएगा इनका महत्व तीनों का क्या है, ये बाद में बताएंगे इसके बारे में। तो बच्चों हमने अपनी इस क्लास में प्रोनाउन डे 1 जो कल पढ़ा, उस क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपनी इस क्लास में सीख रहे हैं प्रोनाउन की उस लिस्ट को गहराई से, कि उसके अंदर जो केसेस हैं उनके यूज कैसे कैसे होंगे, उनका अंग्रेजी में महत्व क्या है, कब वो हमारे सामने रखे हो तो हम उसे सही कह देंगे, कब गलत कहेंगे, ये तो बात है। तो इस लिस्ट को हम इस क्लास में अपनी प्रोनाउन की, इसे भी समझेंगे पूरे तरीके से, इन सबको कैसे कैसे यूज है क्या है, इसे भी समझेंगे सही से, लेकिन रुक करके अभी इसे रोकेंगे हम। इन दोनों में भी क्या डिफरेंस है, कब ये आएगा, कब ये आएगा, कब ये आएगा, कब ये आएगा, मतलब इनमें क्या डिफरेंस है ये भी समझेंगे, और इनके यूज क्या क्या हैं, इनकी जरूरतें क्या हैं। और एक बात और सुनो, ये कब यहां आता, आई माई सेल्फ, ठीक है, और कब ये यहां आता लास्ट में, और कब ये शुरू में आ सकता, सब इसमें क्लास में समझाएंगे आपको। और मैं जो पढ़ा चुका हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में, किसी ने पढ़ा हो मेरे पास, बहुत सारे बच्चे मेरे पास पढ़ चुके हैं ना, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्लासेस में पढ़ा चुका होता हूँ, लेकिन ये एक्चुअल में वो प्रोनाउन नहीं है जो मुझे पढ़ाना है, लेकिन सीढ़ी पहली है तो कदम रखना पड़ेगा इसको, पर मेरी मजबूरी है, मैं छोड़ नहीं सकता। मैं ऐसे नहीं कर सकता कि आपके सामने नई सी चीज़ रख दूँ कि आप आकर्षित होकर के क्लास परचेज कर लो, फिर मैं बाद में ये पढ़ाऊँ, आप लोगों के साथ धोखा दे दिया आपने, नहीं, ये पहली सीढ़ी है, 3-4 वीडियो में नई चीज़ आएंगी फिर जो प्रोनाउन में है हमारी, ठीक है। हम अपनी पैसे कमाने के लिए, थोड़े बहुत 4-5 हज़ार रुपये कमाने के लिए अपने रेपुटेशन को दांव पे नहीं लगा सकते हम अपने वो तरीके अपनाते हैं जो बेस्ट हैं सिखाने के लिए, वो चल रहा बोर्ड पे। नो मैटर आप क्या सोचते हो, मामला यह है कि आप पेपर में कर पाओगे या नहीं, बस वही दिमाग में रहता हमारे, तो करना है आपको। अब हम इस पूरी लिस्ट को इस प्रोनाउन की क्लास में पढ़ेंगे डीपली बिल्कुल, लेकिन आज हम पढ़ेंगे इसे। आज हमारी जो क्लास का विषय रहेगा, चर्चा का विषय, वो ये है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये जिसे नहीं दिख रहा हो वो इधर देखो। आज की जो हमारी क्लास का मुख्य विषय है वो ये है, योर सेल्फ वर्सेस, वर्सेस मतलब इसमें और इसमें अंतर। ये सिंगुलर होता क्योंकि इसमें एफ है, ये प्लूरल होता, इसमें वीईएस है। तो ये बात तो आप समझ गए होंगे, हाँ सर सही है। आपने कल बताया था कि सामने अगर हमारे एक पर्सन है तो इसके लिए भी यू आएगा, और 2, 3, 4, 5 बहुत सारे लोग हैं इसके लिए भी यू आएगा, क्योंकि अंग्रेजी में ग्रामर में यही व्यवस्था करी गई है। लेकिन अगर मैं अकेला हूं अपने लिए तो आई, ज्यादा होंगे तो वी आएगा। लड़का एक है तो ही, लड़की एक है तो शी, ज्यादा होंगे तो दे आएगा। तो वो अलग चीजें हैं, लेकिन यू का केस थोड़ा अलग है। सामने एक है तो भी यू, सामने ज्यादा है तो भी यू का इस्तेमाल करेंगे, ये यू के लिए नियम बनाया गया। हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल, इसे नोट कर लो कहीं पे। लेकिन भाई उसके अंदर व्यक्ति एक भी हो सकता है, व्यक्ति ज्यादा भी हो सकते हैं, और व्यक्ति एक है तो इसका इस्तेमाल करेंगे, और व्यक्ति ज्यादा है तो इसका इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेंटेंस में एक व्यक्ति है और आपने ये यूज कर लिया, गलत हो गया। या सेंटेंस में ज्यादा व्यक्ति हैं, आपने ये यूज कर लिया, नहीं, एक है तो ये लगाना सामने आपके, और ज्यादा है तो ये लगाएंगे। ये तो बड़ी आसान बात हो गई। इतनी आसान नहीं है जितनी आसान आपको लग रही है, या जितनी आसान मेरे बोलने से लग रही होगी। जब हमारे सामने कोई सेंटेंस लिखा हुआ होगा तो उसमें व्यक्ति थोड़ी दिखाएंगे हमको कि भाई देखो इसमें 5 व्यक्ति हैं, या सामने लिख देंगे कि इस यू के अंदर 5 हैं, इस यू के अंदर 3 है, इस यू के अंदर 1, ऐसा तो नहीं होगा ना। हमें अंडरस्टैंड होना पड़ेगा, हमें अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी कि वो क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें भाई यू के अंदर एक व्यक्ति है, ज्यादा है, इसका डिसीजन कैसे लें ये समझाऊंगा मैं आपको। हाउ टू डिसाइड, इस बात का फैसला कैसे करें कि जो हमारा यू है वो अपने अंदर एक पर्सन रखता या ज्यादा पर्सन रखता है। शुरू करते हैं अब ये वाली कहानी
कि कैसे पहचानेंगे। तो देखें इधर, आपसे पूछूंगा मैं, आपसे एक एग्जाम्पल मिला मुझे कहीं पर, ये यू शुड डू योर होमवर्क, और ब्लैंक और फुल स्टॉप, ऑप्शन पहला है माई सेल्फ, ऑप्शन दूसरा है आवर सेल्व्स, ऑप्शन तीसरा है योर सेल्फ, और ऑप्शन चौथा है योर सेल्व्स, ऑप्शन पांचवा है एदर सी और डी, और छठा ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दीज। ये 6 ऑप्शन है हमारे पास। क्वेश्चन है हमारा, यू शुड डू योर होमवर्क, तुम्हें अपना होमवर्क अपने आप, और ये जो हिंदी है ना हमारी, अपने आप, या इसे ये भी बोलते हैं स्वयं, स्वयं, ये 2 शब्द जो है ना हमारे, इसी को अंग्रेजी में रिफ्लेक्सिव केस के नाम से जाना जाता है। और बच्चों, जब कोई सब्जेक्ट काम को अपने आप या अपने ऊपर, अपने आप या अपने ऊपर, जैसे मैंने एक शेर देखा, तो क्या मैंने शेर को देखा या अपने आप को देखा? शेर को। तो आई सा LON, इसमें कुछ नहीं आएगा रिफ्लेक्सिव केस। लेकिन मैं ये कहूँ मैंने शीशे में अपने आप को देखा, अब आएगा आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, इन द मिरर। तो सुनो, रिफ्लेक्सिव केस के यूज की ज़रूरत, रिफ्लेक्सिव केस के यूज हम कब करते हैं? जब हमें काम अपने आप करना हो या अपने ऊपर करना हो। जो भी सब्जेक्ट है उसे अपने ऊपर काम करना। उसने अपने आप को देखा, उसने अपने आप को गोली मार दी, उसने अपने आप को जहर दे दिया, उसने अपने आप को शादी के लिए तैयार कर लिया, उसने अपने आप को जो है कुछ भी, मतलब। तो जब आपको लगे अपने आप को या अपने आप कोई काम करा है तो रिफ्लेक्सिव केस आता। एक बात, अब रिफ्लेक्सिव केस का नाम क्या है? रिफ्लेक्सिव केस। तो इस शब्द की उत्पत्ति जो हुई है ना, वो इस शब्द से हुई है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता है परावर्तन, और रिफ्लेक्ट होता है पता क्या? ऐसे कोई चीज गई और वापस पीछे को आ गई, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्ट होना। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज यहां मेरे लगे, रबड़ की बॉल वगैरह वहां से मारे हो, वो वापस चल जाए पीछे को, तो ये क्या होता है? परावर्तन। इसीलिए ध्यान रखना, रिफ्लेक्सिव केस का मतलब होता है परावर्तित होना। एक तरीके से समझो, समझाने का तरीका है ये, वैसे ये मीनिंग नहीं है, लेकिन समझा रहा हूं मैं आपको। तो इससे हमें ये फायदा होगा कि भाई जो हमारा सब्जेक्ट है ना, ये रिफ्लेक्सिव केस जो है, ये इस सब्जेक्ट के रूप के अनुसार होता। आई है तो माई सेल्फ, माई सेल्फ कब आएगा? जब आई होगा। इसे देखना, आई है। ही है अगर तो हिम सेल्फ, शी है सब्जेक्ट तो हर सेल्फ। ऐसा नहीं हो सकता सब्जेक्ट आई है आपने हर सेल्फ कर दिया ना, आई के लिए माई सेल्फ, क्योंकि रिफ्लेक्सिव केस का नाम क्या है? परावर्तित। इसके ऊपर आएगा वापिस ये। तो एक नियम तो यहीं पर समझने का, नोट करने का तो नहीं है, क्योंकि पुरानी बात है, क्या पता आपको पता हो। तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो अपने रूप को चुनता है, अपने रिफ्लेक्सिव केस के रूप में। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आई है तो फिर आप हिमसेल्फ ले लोगे। तो ध्यान रखना, आई के लिए माई सेल्फ, ही के लिए हिमसेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ या योर सेल्फ, वही जो होते हैं। अब एक जबरदस्त पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, बहुत जरूरी, वो सुनो आप। ओनली रिफ्लेक्सिव केस, ओनली रिफ्लेक्सिव केस गोज अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट। मतलब मेरे कहने का यह है, सिर्फ एक रिफ्लेक्सिव केस ऐसा है जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार चलता है। सब्जेक्ट आई है तो माई सेल्फ आगा, हिम सेल्फ नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो ऑब्जेक्टिव जो होगा वो कुछ भी हो सकता। ये नहीं कि मी होगा मी, आई का मी ना, क्योंकि
आई के हिसाब से जो केस निश्चित है वो बस रिफ्लेक्सिव केस है। अब आप कहोगे सर हमने तो पजेसिव केस को भी सुना, गलत सुना आपने। पजेसिव केस की कंडीशन है कुछ, जब पजेसिव केस का मीनिंग अपना होता है ना, अपना, तब आता वो सब्जेक्ट के हिसाब से, और अपना नहीं होगा तो कोई सा भी पजेसिव केस आएगा। मैं पजेसिव केस पे जब आऊंगा तो आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैंने बच्चों को ये काम करते हुए देखा, गलती करते हुए। सुनो, ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क, फुल स्टॉप। तो ही के हिसाब से हिज, बच्चे इसे तो सही मानते हैं, उसने अपना होमवर्क नहीं किया, सही मानते हैं इसे। लेकिन अगर बच्चों से ये कह दिया जाए ही डिड नॉट डू माई होमवर्क, तो आपके दिमाग में भी डाउट आने लगा होगा, सर माई तो गलत है यहाँ पे, जब ही है तो हिज आएगा। यही मैं समझा रहा हूँ, ये माई सही है, उसने मेरा होमवर्क नहीं किया। होता नहीं है क्या, जब आप घर आते हैं बच्चे छोटे छोटे से, तो दूसरे से करवाते हैं होमवर्क, तो वो कह रहा मम्मी से शिकायत कर रहा है, मम्मी उनने मेरा होमवर्क नहीं करा, होमवर्क करवाओ। मम्मी प्यार करती है, बच्चा छोटा, बोले कर दो बेटे इसका होमवर्क। तो दूसरे भी होमवर्क कर सकते हैं ना। मैं अपनी इन बातों से आपको ये समझाना चाह रहा हूँ बच्चों, हमारे पास जो केस हैं वो 4 हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से जो केस चलता है निश्चित, जो दूसरा नहीं हो सकता, वो बस ये है रिफ्लेक्सिव केस। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस हैं वो सब्जेक्ट के हिसाब से भी हो सकते हैं और सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं भी हो सकते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपके दिल में जिज्ञासा हो सकती है कि सर, अब मेरी जिज्ञासा ये है कि सर मुझे ये बताओ कि आई है तो क्या पजेसिव केस हिज आ सकता, हर आ सकता, माई आ सकता? सुन लो, हिज भी आ सकता, पजेसिव केस बोल रहा हूं, हिज भी आ सकता, हर भी आ सकता, माई भी आ सकता है, योर भी आ सकता है। मैं इसे विद प्रूफ अपनी इन्हीं क्लासेस में सिद्ध करके दिखाऊंगा, और ये होना है, ये जबरदस्ती नहीं, होना है, क्लास का हिस्सा है, एक ही है, प्रोनाउन की क्लास इसी बारे में है, तो उसे बाद में पढ़ेंगे जब पजेसिव चलेगा। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्सिव केस। तो सुने, अगर आई है तो माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव केस की बात कर रहा हूं, बाकी किसी की नहीं। आई है तो माई सेल्फ, ही है तो हिम सेल्फ, शी है तो हर सेल्फ, और अगर यू है तो ये भी गलत और ये भी गलत। लेकिन आंसर ये भी हो सकता, चांस है इसके, और ये भी हो सकता, चांस है इसके, यानी कि इन्हें रोक लो आप दोनों को, इन दोनों को रोको आप, वो दोनों काट दो, अब आएगा मजा। अब वही मेन बात जो हमारा क्वेश्चन है आज की क्लास का, वो यही है कि यार इस यू के अंदर एक व्यक्ति है, 2 हैं, 3 हैं, पूरी की पूरी क्लास है, क्या है यार, ये कितने लोग होंगे ये? तो पहले सवाल मैं आपसे करता हूं, आप बताओ, क्या इसमें कोई ऐसा हिंट, क्या इसमें कोई ऐसा संकेत, क्या इसमें कोई ऐसा इशारा, क्या इसमें कोई ऐसी जानकारी दी गई है जो आप पक्का कह सकते हो कि सर, जो आपसे नहीं बोल रहा मैं ये बात, ये तो एक सेंटेंस लिखा हुआ, आप सोचो इस सेंटेंस के बारे में, तो आप बताओ क्या ये सेंटेंस जिसने बोला, चलो उसे छोड़ो, जिससे बोला होगा, तो जिससे बोला है उसने, जो बोलने वाला, उसके सामने एक स्टूडेंट खड़ा है, या उसके सामने 2 स्टूडेंट खड़े हैं, या उसके सामने 3 स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं, या क्या पता पूरी क्लास हो, कई सौ स्टूडेंट्स हो, जैसे मैं हूं इस टाइम। सुनो, मेरे सामने मान लो 150-200 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अब मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं, सुनते रहे ना। तो सुनो, एक को खड़ा करा मैंने कहा होमवर्क नहीं करा तुमने, किसी और से करवाया ना, आगे से ध्यान रखना, यू शुड, ये वाला बोल रहा हूं, यू शुड डू योर होमवर्क। एक खड़ा मेरे सामने, मैंने बोल दिया आपके हिसाब से कि एक है, तो मेरा आंसर क्या होगा, ये। लेकिन मैंने बोल दिया आपसे एक है, इसमें नहीं बताया उसने, ये मैं अलग बता रहा हूं माहौल बना करके, तो ये आएगा आंसर। दोबारा सुनो, अब भाई 3-4 स्टूडेंट्स हैं जो होमवर्क करके नहीं लाते, किसी और से करवाते हैं, पता चला मुझे, तो मैंने तीनों को खड़ा कर दिया, चारों। क्या करते हो आप लोग, जब हम समझा रहे हैं कि अपने आप से करोगे तो सीखोगे, अपने आप से करके लाना है कल से, ठीक है। अब मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, यू शुड, तीनों के लिए यू लगाना पड़ेगा, यू तो सबके लिए आता, यू शुड डू योर होमवर्क, अब ये लगाऊंगा मैं। लेकिन बच्चों ये वो सेंटेंस नहीं है बोर्ड वाला, ये तो वो है जो मैंने आपको दिखाए कि मेरे सामने एक है तो ये लगा दिया, मेरे सामने ज्यादा हैं तो मैंने ये लगा दिया। लेकिन आपने एक चीज नोट नहीं करी यार, सामने एक था तो अजीम सर ने इस टाइप का सेंटेंस बोला,
सामने 3 स्टूडेंट थे तो भी अजीम सर ने यही सेंटेंस बोला। अब सुनो, पूरी क्लास से बोल रहा हूं मैं, कोई करके नहीं लाता होमवर्क। अब मैं कह रहा हूं गुस्से में सबको, तुम्हें कल को अपना होमवर्क या तुम्हें अपना होमवर्क अपने आप करना चाहिए, सबसे बोल रहा हूं, तो भी ये सेंटेंस बोलूंगा। क्यों? क्योंकि भाई एक के लिए भी यही बोलना पड़ेगा, 2 के लिए भी यही बोलना पड़ेगा, 3 के लिए भी यही बोलना पड़ेगा, ये भी 2-3 चीज सबके लिए आता। बस ये चेंज होते हैं, ये एक के लिए, ज्यादा के लिए, ये सबके लिए चलता। मतलब मेरा कहने का ये है, जब हमारे सेंटेंस में कोई हिंट नहीं छोड़ा गया, कोई हिंट हमें नहीं दिया गया, कोई इशारा नहीं दिया, कोई संकेत नहीं दिया, हमें कुछ बताया ही नहीं कितने लोग हैं, मैं डिसीजन कैसे लूं कि इसके अंदर 1 है या इसके अंदर 2 हैं, या मैं कैसे मना कर दूं कि इसके अंदर 5 लोग हैं और मैं कैसे मना कर दूं 1 है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये अनसर्टेन है, अनसर्टेन, मुझे नहीं पता इसके अंदर कितने लोग हैं। या तो मेरे सामने बात चल रही होती, टीचर मेरे सामने 1 स्टूडेंट से बात कर रहा होता, मैं कह देता 1 है। टीचर मेरे सामने 2 स्टूडेंट्स से बात कर रहा होता, मैं कहता था 2 है इसके अंदर, ये लगा लो, 1 होगा तो ये लगा लो। लेकिन बच्चों ये तो मेरा सेंटेंस पेपर में आया हुआ मेरे सामने, क्या पेपर में जो सेंटेंस आते हैं वो आप बोल रहे हो, जो बोल रहा हो उसे आप देख रहे हो, या एग्जामिनर ने लिख दिया? अब तो एग्जामिनर जाने, अब तो एग्जामिनर जाने कितने लोग हैं उसके अंदर। यानी कि इस सेंटेंस में ये डिसीजन ले पाना कि इसके अंदर कितने लोग हैं, मेरे बस की बात नहीं है, ना आपके बस की बात है। इसका मतलब ये है, आंसर ये लगा लोगे अगर आप, तो इसके अंदर 1 मान लिया आपने, मैं गलत नहीं कहूंगा आपको, मैं गलत नहीं कहूंगा, आप कर सकते हो ये वाला काम। लेकिन एक बात और सुन लो, अगर किसी दूसरे स्टूडेंट ने ये ना लगा करके ये आंसर लगा दिया तो मैं उसे भी गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि उसने इसमें 2, 3, 4, 5 मान लिए और मैं उसका आंसर काट नहीं सकता, क्योंकि ये है ही ऐसा शब्द। ये 1 के लिए भी आता, 2 के लिए भी आता, 3 के लिए भी, 10 के लिए भी, 100 के लिए भी, जो सामने है सबके लिए आता। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझे ये कहना चाहती हो 1 है, 2 है तो मैं इसे भी नहीं काट सकता। यानी कि अगर कोई बच्चा ये आंसर लगाए तो मैं इसे भी नंबर दूंगा, गलत नहीं कह सकता मैं इसे। कोई ये लगाएगा तो मैं इसे भी नहीं काट सकता। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, दोनों के दोनों, तो 2 आंसर नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक होगा। या तो ये लगेगा तो 1 मान लेंगे, या ये लगेगा तो ज्यादा मान लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि दोनों लग जाएं। तो बच्चों ये दोनों आंसर सूटेबल है, लेकिन एक एक करके, या तो ये लगाओ गलती नहीं है बढ़िया आंसर, या ये लगाओ गलती नहीं है बढ़िया आंसर। और जब ऐसी कंडीशन होती तो हमें एक विकल्प मिला हुआ है ये। इसका मतलब समझ लो क्या है, इसका मतलब पता क्या है, एदर सी, या तो सी लगा दो या डी लगा दो, मतलब दोनों सही हैं। लेकिन एक बात और सुनो, ये भी सुनो आप, अगर इसमें एक ऑप्शन में जी दे दूं और कर दूं बोथ सी एंड डी, ये कह दूं मैं, तो ये गलत बात है। इसका मतलब पता क्या हो गया, ये और ये दोनों एक साथ लगा दो, एक साथ नहीं आ सकते, तो ये गलत बात है। लेकिन ये सही है, क्योंकि इसका मतलब होता है, देखो इसका मतलब सुनो, जैसे मैं कहूं आपसे इंग्लिश में आई विल गिव यू एदर दिस मार्कर और दिस मार्कर, तो आप समझ जाना 1 दूंगा मैं आपको इनमें से, क्योंकि मैंने एदर और लगाया है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं आई विल गिव यू बोथ मार्कर्स, आप समझ जाना मैं दोनों दूंगा। तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, इनमें से कोई एक होगा, कभी ये होगा कभी ये होगा, यानी कि इसका आंसर ये होगा। और ये क्या हो गया, नन ऑफ दीज, तो गलत बात है, क्योंकि ये तो आंसर है, इनमें से एक हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये आंसर है हमारा। परेशान हो आप इसलिए परेशान हो क्योंकि मैं अपनी इस क्लास को ऑर्डिनरी क्लास नहीं बना सकता, मैं ऑर्डिनरी तरीके से नहीं पढ़ा सकता। मैं वही बातें माई कब आएगा माइन कब आएगा शुरू करके क्लास को आसान नहीं बना सकता। मैं अपनी क्लास को हमेशा उच्च स्तर पर रखना चाहता हूं, क्योंकि आज के कंपटीशन को देखते हुए, चल रही इस गला काट प्रतियोगिता को देखते हुए, हमें हर टॉपिक की एनालिसिस करनी होती है। मुझे लगता है ऐसा, चाहे वो कंप्रीहेंशन हो। अच्छा, कंप्रीहेंशन पे 2-3 मिनट सुन लो आप। मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो है इंतज़ाम कर रहा हूं, और मैं एक क्लास बहुत कम पैसों में
100 या 150 रुपये, हद है बस, इससे ऊपर नहीं। सिर्फ कंप्रीहेंशन की क्लास पढ़ाऊंगा और वो क्लास मेरी ऑफलाइन क्लास जब शुरू हो जाएगी तब भी चलेगी और लगातार चलती रहेगी, क्योंकि मैं देखता हूं मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे ग्रामर में भी अच्छा स्कोर कराते हैं, हालांकि कंप्रीहेंशन में कर जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते। वो वोकैबुलरी भी अच्छी करवा देता हूं, मैं रोजाना सुनता हूं ऑफलाइन क्लासेस में, और प्रैक्टिस भी दोनों की बढ़िया हो जाती है। लेकिन कंप्रीहेंशन में बच्चे वो जो बहुत ही ज्यादा इंटीरियर इलाकों से हैं बेचारे, उनका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं रहा, पढ़ाई भी इतनी अच्छी नहीं, वो परेशान रहते हैं, या जो अच्छे खासे हैं पढ़ने में वो क्लोज टेस्ट में खेल जाते हैं। तो एक हम क्लास चलाएंगे कंप्रीहेंशन की एनालिसिस, एक बोर्ड पे पैराग्राफ रहा करेगा, वही डिजिटल बोर्ड पे, और उसमें एक एक शब्द के बारे में विचार किया जा करेगा, PQRS उसी में होंगे। कहानी को समझने के बाद आप पैसेज भी कर पाओगे, क्लोज टेस्ट को भी मैं वहीं समझाऊंगा। तो ये मैं आगे की प्लानिंग बता रहा था, रुक जाएंगे आप। तो सुनो बच्चों, हर टॉपिक को अब इस तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है कि अगर उसके ऊपर एग्जाम पेपर में 5 क्वेश्चन आते हैं तो पहले अगर 5 में से 2 भी हो जाएं, 3 भी, तो नंबर आ जाता था, बच्चों का मेरिट कम होती थी। लेकिन अब अगर क्वेश्चन 5 आते हैं एक टॉपिक से, जैसे प्रोनाउन से, 4 पे भी काम नहीं चल पाता। अब 5 के 5 सही होने चाहिए। तो वो कब होंगे? जब हम इस तरीके से पढ़ाएं कि कोई कन्फ्यूज़न ही बाकी ना रहे। हाँ, मुश्किल तो होगी, लेकिन क्लास पूरी हो गई क्या हमारी? है क्या मैंने जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा मैंने अब कह दिया क्लास खत्म हो गई? नहीं, अभी तो क्वेश्चन आएंगे, और जब तक टॉपिक क्लियर नहीं कर सकता, जब तक मैं पूरी बात ना समझा दूं, मैं क्लास नहीं रोक सकता, चाहे 40 मिनट की वीडियो हो या 1 घंटा 40 मिनट की हो। अभी और एग्जाम्पल देखो आप, अभी खत्म नहीं हुआ ये। तो भैया इसका आंसर ये है, कोई डिसीजन नहीं ले पाते हम, ना आप ले सकते ना हम ले सकते। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट, both of you should do your work, और ब्लैंक। और अब ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे हम आपको, अब बस यही ऑप्शन देंगे हमारे, ठीक है, क्योंकि वो तो आएंगे नहीं। तो पहला है योर सेल्फ, दूसरा है योर सेल्व्स, तीसरा है ए और बी, और चौथा है ए एंड बी। इसका मतलब होता कोई सा भी ले लो, और इसका मतलब होता दोनों ले लो, ठीक है। तो दोनों तो कभी आएंगे नहीं, काट दो, दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, लेकिन ये बचा अब हमारे पास। तो बच्चों क्या इसका आंसर ये लगा दूं? पहला लगा लो या दूसरा लगा लो, या समझोगे आप सेंटेंस को? जरा देखें, तुम और कितने, दोनों, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है उस यू के अंदर कितने लोग हैं? 2। आंसर हमारा ये आएगा, कुछ नहीं है इसके अलावा आंसर। ये है क्वेश्चन जो पेपर में आएगा हमारे। आप कहोगे सर इससे पहले वाला, अगर वो आएगा तो दोनों आंसर है, मुझे पता नहीं कितने लोग हैं उसके अंदर। या फिर कहीं पे बात चल रही हो, आपको किसी से बात करनी। अच्छा, एक बात और भी तो है, अगर हम इस क्वेश्चन को एग्जाम पेपर से हटा दें और अपनी पर्सनल लाइफ में यूज करें, तो इतने समझदार तो आप हो, आपको अपने छोटे भाई से बात करनी है, उससे कहना भाई अपना होमवर्क खुद किया करो, तो आपको ये कहना चाहिए यू शुड डू योर होमवर्क योर सेल्फ, एफ वाला, क्योंकि आपको पता एक खड़ा आपके सामने भाई, लेकिन आपके 2 छोटे भाई बहन है, कजिन वगैरह, तो आप उनसे कहना चाहते हो, तो फिर वही यू तो लेोगे आप, यू शुड डू योर होमवर्क योर सेल्व्स। तो जब सामने मौजूद है तो आप पकड़ लोगे, लेकिन जब सेंटेंस लिखा हुआ है तो हिंट मिलना चाहिए। पिछले में हिंट नहीं मिल पाया, इसमें मिल गया। कितने? 2। तो ये हो गया। अच्छा, इसी खत्म हो गया, यही आंसर है बस इसका, ये, बाकी कोई सा नहीं है। अब मान लो अगर ये होता, वही वाला आ गया पुराना वाला, तो ये आंसर है इसका। समझी बात आपने मेरी? ठीक। और मान लो अगर ये हो जाए ऑल ऑफ यू, तो तुम सब, सब मतलब ज्यादा लोग हैं, फिर ये आंसर आएगा। कोई परेशानी है आपको इसके अंदर? एग्जाम्पल नेक्स्ट देखो आप, तो इनके आंसर सबके ये लेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा हैं, और जब नहीं पता तो फिर मजबूरी है। एग्जाम्पल नेक्स्ट, जरा ध्यान से देखना इसे, ये भी अच्छा सवाल है। अब समझ गए आप, अब परेशानी नहीं पड़ेगी आपको। माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, यू शुड डू योर होमवर्क
और ब्लैंक और फुल स्टॉप, फिर वही ऑप्शन है। फिर से सोच समझ के जरा किससे बात चल रही है, कौन बोल रहा है, किसके लिए आया है यू, सब समझो आराम से। बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, इसे बच्चे समझ नहीं पाते कि दो चीजें क्यों बनाई गई हैं। तो देख लें, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, ए और बी, ए एंड बी, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसे तो काट ही दो, लेकिन इनमें से कुछ भी आ सकता। तो जरा इधर देखो, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, ये हो गया स्पीकर क्योंकि ये बोल रहा, मुझसे कह रहा है ये हो गया लिसनर। तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा तुम, और ये जो तुम होता है ये लिसनर होता। लिसनर मतलब ये इसके लिए आया है। तो मुझे ये बताओ, मुझसे कहा, तो मुझसे ये कितने लोग हैं? एक ही तो है ये, यानी कि ये यू इसके लिए आया है, तो ये मुझसे कहा गया है, तो मेरे अंदर कितने होंगे? एक। ये मैं हूं अंदर, अंदर यूज होता है ऐसा करके। ये ध्यान रखना, जब भी कभी अंदर यू होना वो लिसनर के लिए होता। तो बच्चों ये इसके लिए है। अब बताओ, मुझसे कहा तुम्हें अपना काम, तो मेरे अंदर कितने लोग हैं? इसका आंसर ये होगा, ये और ये खत्म हो जाएंगे। कोई परेशानी है आपको इसके अंदर? मेरे दोस्त ने मुझसे कहा तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए, मुझे यानी कि, तो आंसर क्या लगाएंगे? ये। अगर मान लो यहां ये कर दें हम, खत्म हो गया। अब आंसर कौन सा होगा? ये होगा, वो खत्म हो गया। हमसे कहा, हम बहुत सारे हैं, तो यू के अंदर बहुत सारे होंगे, क्योंकि ये किसके लिए आता? इसके लिए आता, लिसनर के लिए। समझ रहे हैं आप? देखें इधर, मैं बता देता हूं आपको। और अभी या ऐसे करके देख लो, माई फ्रेंड सेड टू हिम, ये आएगा, लड़का एक है ना, हर ये आएगा, दैम, अब ये आएगा प्लूरल, क्योंकि ये जो है ये हमारा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये इसके लिए होता। तो जितने इसमें होंगे इतने इसमें होंगे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? नरेशन था ये। तो यू के अंदर कितने पर्सन हैं? अगर इस बात का डिसीजन हम ले सकें तो फिर आंसर एक आएगा। एक मतलब एक व्यक्ति लगेगा आपको, तो योर सेल्फ आएगा, ये वाला। डिसीजन ले सकते हो अगर आप, डिसीजन तब ले पाओगे जब हिंट मिलेगा आपको। और आपको लगता है कि यू के अंदर ज्यादा लोग हैं, तो फिर आप रिफ्लेक्सिव केस ये वाला लेंगे, क्योंकि ये प्लूरल हो गया। लेकिन जब डिसीजन ना ले पाओ तो दोनों में से कुछ भी हो, फिर कुछ नहीं कर सकते आप। अगर ये सेंटेंस ऐसे ना हो करके ये एरर में हो, एरर में जो आप सोच रहे होंगे, तो क्या करोगे आप? वो भी देख लो। जरा बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है? ही सेड कोमा, यू शुड प्रिपेयर फूड योर सेल्फ, लास्ट में है नो एरर। एग्जाम्पल नेक्स्ट, ही सेड टू हिज वाइफ, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, और अंदर लिखा हुआ है हमारा यू शुड, आगे जगह नहीं है तो यही लिख देता हूं मैं, प्रिपेयर फूड लास्ट में है नो एरर। एक और देख लो आप, ही सेड टू हिज पेरेंट्स, माता पिता, दो हो गए। उसने अपने माता पिता से कहा, यू शुड प्रिपेयर फूड योर सेल्व्स, लास्ट में है नो एरर। शुरू करें तो ये सही है, ही सेड, उसने कहा, यू शुड प्रिपेयर फूड योर सेल्फ, ये जो एफ है ये हमसे ये कह रहा है कि इसके अंदर एक है। अब ये जो होता है ये आता इसके लिए जो यहाँ होता है, यहाँ कोई व्यक्ति है क्या? कोई लड़का लड़की में कोई है यहाँ पर? नहीं है ना। रुक जाओ अब, यानी कि हमें पता ही नहीं यहाँ कितने लोग थे, एक था, दो थे, तीन था, कुछ नहीं पता। आप कहोगे सर ही, ये तो स्पीकर है, इससे कुछ मत कहना, आप लिसनर से पूछो, ये कोई मदद नहीं कर पाएगा आपकी।
तो लिसनर जब दिया ही नहीं है तो मैं कैसे कह दूं कि इसमें 2 होंगे, और मैं कैसे कह दूं इसमें 5 होंगे, और मैं कैसे कह दूं इसमें 1 होगा, और मैं कैसे मना कर दूं कि इसमें 1 नहीं होगा। तो ध्यान से सुनना जरा बात मेरी। ये भी सही था, ये भी सही था, ये तो होता ही सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये भी सही है, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ये भी सही है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और जब इसमें एफ लगा हुआ है तो मैं इसमें ये लगा के सेंटेंस को गलत क्यों करूंगा, मैं तो सही कहूंगा इसे। ये नो एरर है, मैंने ये मान लिया कि इसमें 1 है। अब आप कह रहे होंगे सर आपने कैसे मान लिया? क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत, इतनी काबिलियत, और इस सेंटेंस में कोई ऐसा इशारा नहीं है कि मैं इसके अंदर ज़्यादा मान लूँ। या तो इशारा होता तो मैं उसे काट देता, और जब नहीं है तो सुनो ध्यान से, अगर ये सेंटेंस पेपर में आएगा नो एरर, कोई गलती नहीं है इसमें। और दोबारा देखो आप इसे, अगर ये वाला सेंटेंस वो सही था, अगर वो सही था पहले वाला, गलत नहीं था, नो एरर है वो आंसर। और मान लो ये ऐसे आ जाए, ही सेड यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ, ऐसे करके, तो भाई ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये सब बढ़िया है। और ये जो है हमारा, ये गलत लग रहा है क्या आपको? तो गलत है तो ये गारंटी बताओ कि इसके अंदर 1 है, कैसे कह सकते हो आप? क्या पता इसके अंदर 2, 3, 4, 5 हो, तो वो सही है हमारा। समझा आपने? ये है मेरे कहने का मकसद। अगर यू के अंदर कितने लोग हैं ये डिसीजन ना ले पाओ तो आप रिफ्लेक्सिव केस दोनों में से कोई सा भी लगा हुआ हो काट नहीं सकते आप उसे। काटोगे तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा क्यों काटा, जवाब होगा नहीं आपके पास, क्योंकि आपको ये नहीं पता कितने लोग हैं। नो एरर, वो भी नो एरर था। यहां हो अब आप, ही सेड टू हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यू, तो बच्चों ये यू किसके लिए आता है? जो लिसनर होता। पत्नी, कितनी पत्नी है? 1, तो इसके अंदर 1 व्यक्ति है, ये पक्का है। यह नहीं पता था, यह पक्का 1 है। शुड प्रिपेयर फूड योर सेल्फ, जब यू के अंदर 1 है, पत्नी ने कह दिया, इसके बारे में बात चल रही, तो ये गलत है। तीसरे पार्ट में गलती, ये कर दो आप, ये गलत है, वो सही है, लेकिन वो दोनों रूप में सही होगा, ये कर देंगे। ही सेड टू हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता से कहा। माता पिता 2 होते हैं, अगर ये होगा तो 1 है। ये भी होता जब हस्बैंड और वाइफ में तलाक हो जाती, या अनफॉर्चुनेटली उनमें से कोई एक एक्सपायर हो जाए, दुनिया छोड़कर चला जाए, तो वो जो बचता ना अकेला, वो पेरेंट होता, ध्यान रखना इसका। लेकिन ज़्यादातर जो केस होते हैं वो यही होते हैं। तो ही सेड टू हिज पेरेंट्स, इसमें दोनों हैं, तो बच्चों इसमें 2 लोग होगा, ये भी तहत 2, माता पिता 2 ही तो होंगे। तो उसने उनके माता पिता से कहा, यू शुड प्रिपेयर फूड योर सेल्फ, जब यू में ज़्यादा है तो ये सही है हमारा, ये नो एरर। और अगर मान लो यहाँ पे ये होता तो ये गलत है, VES करना पड़ेगा। कोई परेशानी आपको इसके अंदर? इसके बाद जो हम अब आपको बताने वाले हैं वो केस ये है बच्चों कि यू के अंदर पर्सन्स कितने हैं, इस बात का निश्चित डिसीजन ले सको तो ध्यान रखना, 1 पर्सन निकले तो ये लगाना, ये काट देना, और 1 से ज़्यादा निकले तो ये काट देना, ये लगाना। और जब डिसीजन लेने में असमर्थ हो, मैं भी असमर्थ हो जाता हूँ कभी कभी, तो कुछ नहीं कर सकते आप। ये लगा हो तो समझ जाना ज़्यादा लोग हैं, वो लगा हो F वाला तो समझ जाना 1 लोग है, जब पता नहीं हमें। लेकिन यहाँ पक्का है, 1 पत्नी थी तो 1, तो F आ गया। यहाँ माता पिता ज़्यादा तो ये आ गया, यहाँ पे मी होगा, यहाँ पे तो 1 होगा उसके अंदर। 2 एग्जाम्पल और देख लो, फिर इसे बंद कर देंगे। You should have washed all of you should have washed, आगे जगह नहीं है, लिख देता हूं।
देखो बच्चों, ये भी सही है, ये भी सही है, शुड के साथ हैव है तो थर्ड फॉर्म भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑल ऑफ यू सही है, ये पूरा शुड भी सही है, हैव भी सही है, वॉश्ड भी सही है, योर भी सही है, क्लोथ्स भी सही है। अब मुझे बताओ आप इस यू के अंदर कितने लोग हैं, बताओ जरा, बता पाओगे इसके अंदर कितने लोग हैं? कोई हिंट है आपके पास, सबूत है आपके पास? मतलब इसमें कोई है, आपको लग रहा है कि इसमें कोई सबूत वगैरह है? नहीं है ना। यहां जो रिक्त स्थान है लास्ट में, जो आपको नहीं दिख रहा होगा, क्लोथ्स के बाद में रिक्त स्थान है, तो ये इसलिए छोड़ा गया बच्चों, यहां कोई सा भी हो, एफ वाला हो या VES वाला, कुछ नहीं कर पाओगे आप। एफ वाला होगा तो ये मान लेना इसमें एक है, VES वाला होगा तो समझ जाना इसमें ज्यादा है, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है ये, ना आपके हाथ में है, नो एरर सेंटेंस है, कुछ भी हो इसमें से। लेकिन इसमें हिमसेल्फ आधा करना यू के हिसाब से आएगा। अब ये देखो, ऑल ऑफ यू तुम सब, शुड हैव वॉश्ड योर क्लॉथ, ऑल ऑफ यू तुम सब, इसमें कितने लोग हैं? एक से ज्यादा है ना। इसमें एफ वाला होगा तो काट देना, VES हो तो ठीक है, कोई परेशानी है आपको? एक बात और, जरूरी थोड़ी है कि ये अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट बने हो तो रिफ्लेक्सिव केस जरूर होगा, ये भी सुनो, नहीं होगा तो ठीक है। मान लो कि सेंटेंस यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है, नो एरर। तुम्हें अपने कपड़े धोने चाहिए थे, अपने आप नहीं कहना चाह रहा वो, तो ऐसे भी सही है। मतलब रिफ्लेक्सिव केस जरूर आएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ एक जगह है वो आगे नियम आएगा, जरूर चाहिए वहां पर। तो ये ऑल ऑफ यू शुड हैव, ये भी सही है इतना, लेकिन लगाना है तो VES आएगा, लगाना है तो कोई सा भी लगा लो। मेरी क्लास यहीं तक की थी। अगर आप हमारी बच्चों के कहने पे मैंने डेमो क्लास कर दी, मैं करने का मूड नहीं था मेरा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि कल की वीडियो आपको मिले तो आप हमारी तीसरी क्लास परचेज करने के लिए हमारे इस मोबाइल नंबर पे, जो है हमारा 9897380547, इस नंबर पे आप हमें फ़ोन पे या गूगल पे कर सकते हैं 350 रुपीज़। और हमसे अगर और कोई बात करनी हो आपको व्हाट्सएप पे या कॉल पे, तो इस नंबर पे बात कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट हमें भेजेंगे, हम आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। ये हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इस डाटा को मैं एकदम से कहीं इधर उधर नहीं बांटना चाहता हूँ, और उस पर लोड भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको परचेज़ करनी है तो ये रहा, बाकी अगर कोई बात करनी हो तो हमसे बात कर लें। आगे की जो 28 वीडियोज़ हैं कम से कम इतनी होंगी, इसमें प्रोनाउन और मॉडल दोनों चीज़ें हैं बढ़िया करके, ताकि बढ़िया करके आप कोई चीज़ सिखा सकें हम, तो वो उन्हें मिल पाएंगे जो पेड करेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।